कंडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं और हीट ट्रांसफर हेडिंग जमाइएगा, ठीक ना। हीट ट्रांसफर उसमें हम लोग, ठीक है, रेडिएशन एंड कंडक्शन हेडिंग कर लो। क्या हुआ है, अगर रेडिएशन हेडिंग जमा चुके हो तो रेडिएशन एंड कंडक्शन कर लो, ठीक ना। जब इससे क्वेश्चन तय है ना यार, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको ये पहले पढ़ा देते हैं। रेडिएशन का है बाद में पढ़ाने जाए, मतलब क्यों इसको बाद में पढ़ाने जाए। लास्ट ईयर मैंने रेडिएशन पहले पढ़ाया था, बड़ा लंबा खींचा था रेडिएशन। कंडक्शन एंड रेडिएशन या फिर हेडिंग मान लो हीट ट्रांसफर, ठीक ना, हीट ट्रांसफर। उस दिन बहुत मन से हम लोग नहीं पढ़े थे, तो आज ध्यान से सुनिएगा। कोई बताएगा कि हीट ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ी, और ऐसा क्या होता है कि ये हमेशा थर्मल फिजिक्स में अंतिम में पढ़ाया जाता है। 11वीं में भी पढ़े होगे तुम लोग, तो अंतिम में पढ़ाया गया होगा इसको। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली होगे, केटीजी पढ़ ली होगे, तब पढ़ाया गया होगा। ऐसा क्यों, कभी सोचा है? और साला जब पूरा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल फिजिक्स का नाम लो ना, तो बच्चे लोग के दिमाग में थर्मोडायनेमिक्स ही घूमता है। तो जब थर्मोडायनेमिक्स कवर हो जाता है, तो ऐसा क्या दिक्कत आ गया कि हम लोगों को एक नया हिस्सा इंट्रोड्यूस कराना पड़ा थर्मल फिजिक्स में। हम लोगों को क्यों हीट ट्रांसफर पढ़नी पड़ी, कोई बताएगा? ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी थी कि हीट ट्रांसफर, सब कुछ थर्मल फिजिक्स में खत्म था लगभग। अब हम लोग को स्टैटिस्टिकल पढ़ना चाहिए था, ठीक ना, लेकिन स्टैटिस्टिकल पढ़ नहीं रहे हम लोग हीट ट्रांसफर शुरू कर रहे हैं। ऐसा क्या होगा कि थर्मोडायनेमिक्स के बाद स्टैटिस्टिकल नहीं पढ़े, हीट ट्रांसफर पढ़ना शुरू कर दिए। थर्मल इक्विलिब्रियम ही तो बताता था थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल इक्विलिब्रियम ही तो बताता था थर्मोडायनेमिक्स। जैसे ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं। अब तक जितना तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री वगैरह जो भी तुमने पढ़ा है, रियल गैसेस, केटीजी, उसमें सब में तुम लोगों ने देखा था वहां पे हीट जनरेशन की चर्चा करते थे। पता है, जब कैलोरीमेट्री पढ़े होगे या केटीजी पढ़े होगे, तो उसमें बोले होगे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फला सबस्टेंस ऑफ दिस मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस बेसिस पे तुम लोग मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह सब डिफाइन करते थे थर्मोडायनेमिक्स में। और अब तक जितनी चीजें पीछे पढ़े थे, वहां पे हम लोग अमाउंट ऑफ हीट की चर्चा करते थे, हीट जनरेशन की चर्चा करते थे, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस की चर्चा करते थे। किसकी चर्चा करते थे? इक्विलिब्रियम कंडीशंस की। जैसे कि हमारे दिमाग में पहले से ये बातें पता थी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद इतना आइडिया लग गया था कि मान ले अगर तुम्हारे पास कोई एक कप ऑफ कॉफी कहीं रखी हुई है, ठीक, और मान लो ये किसी 80 डिग्री सेल्सियस पे है, और अगर तुम इसको रूम में ले जाकर के रखोगे, तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तुमको पता है 20 डिग्री मान ले या 24 डिग्री मान ले, जो भी रूम टेम्परेचर तुम्हारा मन तक कंसीडर कर लो। तो तुम्हारे दिमाग में, चूंकि तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुका है, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी कि अगर मैं इसको ले जाकर के किसी एक रूम में रखूंगा, ठीक, जिस रूम का टेम्परेचर कितना है 24 डिग्री सेल्सियस, ये कॉफी का मेरे टेम्परेचर है, तो ये तुरंत बताओगे कि हाँ भैया, एक समय ऐसा आएगा जब कॉफी का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस, और ये रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक हम लोग किसकी चर्चा करते थे? इक्विलिब्रियम की ही तो चर्चा करते थे। अरे बोलो यार, हमको ये पता रहता था कि हाँ, चीजें अगर अलग अलग तापमान पे सेट है तो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सभी की सभी चीजें किसमें चली आएंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेंगी। बात आई जब एसी बनाने की, किसकी बात आई? एसी बनाने की। तो एसी बनाने में भी एक बात बताओ, क्या वहां पे जैसे इस रूम में तुम लोग बैठे हुए हो, तो तुम लोगों के अंदर से कुछ हीट निकल रहा होगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा? अरे बोलो यार, या फिर ये बोलो तुम रूम के साथ इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश कर रहे हो। तो दिक्कत तब क्रिएट हुई ना, जब हम लोग इसको फिजिकली, या फिर ऐसा बोलो जब इसका हम लोग इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, जब इसका हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज लेने की कोशिश करें कि ठीक है इसका यूज लेकर के देखते हैं। तो दिक्कत ये क्रिएट हुआ कि जैसे मान ले, अब मान लो तुम्हारे पास कोई रूम है, ठीक ना, और इस रूम में आदमी बैठे हुए हैं, सब कोई कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ जूल क्या कर रहे हैं, एनर्जी अपने अंदर से, या हीट, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहे हैं अपने अंदर से बार बार बाहर निकाल रहे हैं, ठीक। धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि सभी के सभी अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएट कर रहे हैं, अपने अंदर से कुछ ना कुछ एनर्जी निकाल रहे हैं। तो जब एक तुम्हारा मन करेगा ना कि रूम को मैं ठंडा रखूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो, तो जितने रेट से तुम हीट अंदर प्रोड्यूस करा रहे हो, क्या उतने ही रेट से क्या हीट तुम कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकालने की कोशिश करोगे, ताकि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे, एक अच्छा मतलब मस्त सा अंदर का माहौल रहे, टेम्परेचर एकदम सुटेबल रहे, जिसमें बैठ करके पढ़ा जा सके या फिर एक अच्छी सी मीटिंग की जा सके। तो दिक्कत तब क्रिएट हुई, और ये इस ब्रांच की कहानी तब शुरू हुई जब किसी ने ये पूछा ना कि ठीक है, ये तो पता चल रहा है मुझे कि 80 डिग्री सेल्सियस से है तो 24 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जब ये पूछा गया कि 80 से 24 आने में समय कितना लगेगा, क्या पूछा गया? 80 से 24 आने में समय कितना लगेगा, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं था, समझे? मतलब जब ये पूछा गया कि ये जो
सही पूछो तो हीट का ही तो ट्रांसफर हो रहा होगा यार, एनर्जी या फिर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा रेडिएशन के फॉर्म में या फिर जो भी एनर्जी के जो भी तुम लोग बोलो। तो ये पूछो क्या कि ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है या फिर ये जो हीट का जो तुम्हारा ये जो टेम्परेचर घट रहा है, ये घटने का रेट कितना है, ये आखिर कितने समय में ये अटेन कर पाएगा। जैसे कि मान ले तुम्हारे पास लोहे के गर्म रॉड है, क्या मैं लोहे के गर्म रॉड को भी अगर इस रूम में रखूंगा तो वो भी एक समय के बाद 24 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा? अरे बोलो यार, एकदम लाल धधकता हुआ लोहा है, उसको भी अगर मैं इस रूम में लाकर के रखूं तो वो भी 24 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन क्या वो ज्यादा समय लेगा? तो यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर ये जो इक्विलिब्रियम में आने का या फिर ये जो हीट का जो फ्लो है या फिर हीट का जो ट्रांसफर है, ये कितने समय में अटेन कर लेगा, या फिर यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ये कितने समय में अटेन कर लेगा। यानी कि जब बात आई रेट ऑफ हीट फ्लो की या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर की चर्चा आई, तो इसका जवाब थर्मोडायनेमिक्स के पास नहीं था। मतलब कितने समय में रॉड ठंडा होगा या फिर कितने समय में कॉफी मेरी ठंडी हो जाएगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। थर्मोडायनेमिक्स ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताता था? थर्मोडायनेमिक्स बस ये बताता था, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे, MC डेल्टा थीटा, याद है? तो वो बस इस क्यू के बारे में ज्ञान दे देगा यार, ठीक ना, कि ध्यान से देखिए यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है तो हाँ, तो इतने अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत पड़ रहा होगा या फिर इतना अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन हो रहा होगा। अरे बोलो यार, यही ना पढ़े हो अभी तक, C = MC डेल्टा थीटा। या फिर मान लो अगर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल रहा है, यानी कि आइस से अगर पानी में बदल रहा है तो M×L का फॉर्मूला लगा देते थे। अरे याद है, फेस चेंज का फॉर्मूला लगा देते। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ दे, अबे क्या कर रहे हो, पायर ऑफ कंट्रोल रख यार। मान लो अगर कोई तुमसे ये पूछना ही जानता, फोकस गड़बड़ा जाता है और कुछ नहीं, इस वाले पे शिफ्ट हो जाओ। चाय बैठी है क्या उसी पे? चलो मान लो, अच्छा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन। इन दोनों चीजों में हमने ये देखा कि हीट जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर कोई मान लो तुमसे पूछ दे कि कितने समय में बदला होगा, एक फेज से दूसरे फेज में कितने समय लगा होगा, या फिर एकदम जो धधकता हुआ लोहा था वो ठंडा होने में देखो वो भी 24 पे ही आएगा, कॉफी भी 24 पे ही आएगा, लेकिन कौन कितने समय में आएगा इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए एक नई ब्रांच थर्मल फिजिक्स में पढ़ी जाती है और इसीलिए इसको अंतिम में पढ़ाया जाता है, ठीक ना। और उसी ब्रांच को हम लोग क्या नाम दिए? हीट ट्रांसफर। क्या नाम दिए? हीट ट्रांसफर। मतलब हम लोग यहाँ पे किसकी चर्चा करेंगे? हीट का एक जगह से दूसरे जगह कितने समय में फ्लो हो रहा है। समझ पा रहे हो? अभी तक ध्यान से देखना, थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग जब तक पढ़ते आए हो, थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग हीट सिंपल पढ़ते थे और सिंपल इसका यूनिट लिख देते थे जूल या फिर किलो जूल या फिर कैलोरी, व्हाटएवर जो तुम लोगों को समझ में आता था। थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर में हम लोग क्या करेंगे? हीट ट्रांसफर में हम लोग Q/T की चर्चा करेंगे हर बारी। किसकी चर्चा करेंगे? Q/T की चर्चा करेंगे। यानी कि यहां पे यूनिट्स कौन सी यूज होंगी? वॉट। अरे यही ना होगा यार। तो मतलब हीट ट्रांसफर में यहां पे भी हीट की चर्चा करो, यहां पे हीट की चर्चा करो, लेकिन समय के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। समझ पा रहे हो? स्पेसिफिक हीट पढ़े हो? तो अबे तो वहां पे ये बोलते थे कि वो उतना अमाउंट ऑफ, वहां पे समय की चर्चा कहां करते थे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समय कहां आया है उसमें? समय टेम्परेचर था बे, समय कहीं नहीं आया है। समय की चर्चा नहीं करे थे, इसीलिए हम लोगों को नया ब्रांच ही खोलना पड़ा यहाँ पे, ठीक ना। इसीलिए हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? हीट ट्रांसफर। यानी कि एक नया मजेदार सा सेक्शन पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में जो सबसे पहली चीज पढ़ेगे वो क्या पढ़ोगे? कंडक्शन। क्या पढ़ोगे? कंडक्शन। तो इसके बारे में कुछ लिखवा दें? लिखवाना पड़ेगा बे। चलो लिखो लिखो लिखो। क्वेश्चन जमा। हाँ क्वेश्चन जमा। why we need heat transfer, या फिर why we study heat transfer। क्वेश्चन के तौर पे लिखना, क्वेश्चन के तौर पे why we need heat transfer या फिर why we study heat transfer लिखना। सीधा सीधा मैं छोटे में आंसर दे रहा हूं, लिख दो। इन थर्मोडायनेमिक्स the whole topic of discussion in thermodynamics, the whole topic of discussion
the whole topic of discussion was about the generation of heat, amount of heat, was about generation of heat, heat को पैदा करना, heat के amount की चर्चा, ठीक ना, the amount of heat and attaining the equilibrium state, amount of it and attaining the equilibrium state. ऐसे छोटा मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूं क्यों जरूरत पड़ी, ठीक ना. But when the question arises, equilibrium state, कहां घूम रहते हो यार तुम लोग, एक बार सुना तो कर अच्छे से. Attaining the equilibrium state. But when the question arises that how much time will it take, for a body to attain thermal equilibrium, will it take कितना समय लगेगा किसी भी बॉडी को, how much time will it take for a body to attain thermal equilibrium, then at that point, जल्दी हाथ चलाओ यार, then at that point thermodynamics failed to answer. ठीक, लिखना to answer this question. हाँ, पैराग्राफ नहीं, उसी में कंटिन्यूएशन में कर दो, फुल स्टॉप मार के. To answer this question, the branch of heat transfer came into play. To answer this question, the branch of heat transfer came into play. To answer this question, the branch of heat transfer came into play. ठीक ना, फोटो बना लीजिए ये ताकि याद रहेगा. एसी ओसी बनाने में हेल्प मिलती है बे हीट ट्रांसफर पढ़ने से, क्या कि रूम से कितनी गर्मी बाहर निकाल दी जाए. जल्दी लिख लीजिए. फोनो देगी. अबे रिकॉर्ड हो रहा है ना यार. व्हाट्सएप को लॉक लगा के रखते हो क्या तुम लोग यार. कहाँ हैं हम, कहाँ भाई. अच्छा, ग्रुप्स का अलग, चैट्स अलग है. हे ईश्वर. हो गया बे. अबे आप क्या समझाएं. अरे यार तभी अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है इसीलिए. चल मारिए. रख ही रहे, अभी दे देना. हो गया. हाइट टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक ना, उसमें कोई बहुत लेना देना नहीं है. एक जगह ये लिख लेना भैया कि थर्मोडायनेमिक्स में बस हीट की चर्चा की जाती थी, यहाँ पे हीट पर यूनिट टाइम की चर्चा की जाती है, ठीक ना. जल्दी हेडिंग जमाइए. कंडक्शन, रुक कंडक्शन हेडिंग जमाओ. हीट ट्रांसफर इज ऑफ 3 टाइप्स. हेडिंग नहीं, कंटिन्यू करो ना यार उससे. मैं हेडिंग क्या है, काले पेन से चुकी लिखते हैं ना ये वाली चीज, तो इसलिए हेडिंग जैसा मेरे को लगा लिखना. हीट ट्रांसफर इज ऑफ 3 टाइप्स, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. कंडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं बे? संचलन, किस चालन, वही बतिया हुआ, ठीक ना. और उसको संवहन. कन्वेक्शन को क्या कहते हैं? सम्मोहन. और तीसरा वाले को विकिरण, रेडिएशन को विकिरण. चलिए बहुत बढ़िया है.
कौन क्या कह रहा है? सम्मोहन नहीं होता है बे, संवहन होता है, संवहन। समधन मत बोल देना बे, ऐसे ही लिखेंगे ना, संवहन। एगो क्या है इधर से, और ये एगो चलो भाई सब चलता है, विकिरण पढ़ लेना और चालन, या फिर क्या बोलते हैं इसी को, किताबिया में कुछ और लिखा, संचलन लिखा हुआ था किताबिया में, यूपी बोर्ड वाले में। नहीं, हम इसलिए याद किए ना, जैसे नहीं पढ़ते हो तुम लोग कि कंडक्टेड बाय दैट पर्सन, तो उनके द्वारा संचालित किया गया है, तो इसलिए हम संचलन हमको याद रहा है, ठीक ना। चलिएगा, हो गया। 3 प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी वाले मत भूला जाना बे। संवहन को ये कंडक्शन है, ठीक ना, ये रेडिएशन है, और ये कन्वेक्शन है। तो हेडिंग जमाइएगा कंडक्शन, मजेदार बड़ी बड़ी हेडिंग जमाइएगा कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक ना। संचलन या फिर चालन, चलन चालन दोनों बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हम लोगों के यहां जो टोटल स्टडी है ना कंडक्शन की, वो कंसंट्रेटेड है स्टेडी स्टेट के लिए। किसके लिए कंसंट्रेटेड है? एक जैसे 2 प्रकार के स्टेट होते हैं, अभी मैं समझाता हूं स्टेडी स्टेट, नॉन स्टेडी स्टेट क्या होता है। हम लोग यहाँ पे जो चर्चा करेंगे ना कंडक्शन की, हम लोग स्टेडी स्टेट वाली करेंगे। किसकी वाली करेंगे? स्टेडी स्टेट वाली करेंगे। हम लोग नॉन स्टेडी स्टेट की चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि साला ये स्टेडी स्टेट और नॉन स्टेडी स्टेट क्या होते हैं? किसी को पता है? हाँ, जो रेस्ट में हो। अच्छा, अरे यार वो दूसरी चीज हो गई। हाँ, और कोई बताए? डेल्टा टी, नहीं नहीं नहीं, एक बड़े गजब की चीज याद है ये। एक बात बताइएगा, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, रॉड नहीं है, मान ली दीवार है, ठीक ना। दीवार कैसे बनेगा भाई? ऐसे ही तो बनेगा। इधर देख, दीवार जैसा लग रहा है ना, ये दीवार का वो वाला हिस्सा है, कुछ इधर वाला, ठीक ना। इधर की तरफ भी क्यू है, इधर की तरफ भी क्यू है, ठीक। कंडक्शन होगा, इधर भी 100 जूल ही है और इधर भी 100 जूल ही है, कंडक्शन होगा। है? याद रखिएगा, होगा। यही तो मजेदार प्रॉपर्टी है स्टेडी स्टेट की। अब ध्यान से सुनिएगा, वही समझाना है, ठीक ना। यहीं से मेरे मास्टर ने शुरू करा था, उन्होंने भी यही पूछा था कि बता होई कि ना होई, तो तुम तब बताओ होई कि ना होई, मतलब कंडक्शन होई कि ना होई, इसकी चर्चा नहीं हो रही है, ठीक ना। तो कंडक्शन होगा, ठीक ना। कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 प्रकार के स्टेट की चर्चा करते हैं। एक होता है स्टेडी स्टेट वाला कंडक्शन, या फिर स्टेडी स्टेट में हीट का फ्लो या फिर हीट का ट्रांसफर, और दूसरा होता है नॉन स्टेडी स्टेट में हीट का फ्लो। ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है स्टेडी स्टेट में हीट का फ्लो और नॉन स्टेडी स्टेट में हीट का फ्लो। मान लीजिए आपके पास कोई एक रॉड है, ठीक ना, या फिर सिलेंड्रिकल रॉड ही मान ले। अरे यार, आपके पास कोई एक सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक ना, और इनिशियली एक, अब जैसे मान लो रूम में था, रखा हुआ था, मेटेलिक है। और हाँ, यहाँ पे जो कंडक्शन की मैं चर्चा करूँ, प्योर मेटेलिक मटेरियल्स की चर्चा करूंगा, ठीक ना। सेमीकंडक्टर्स और उसका क्या बोलते हैं, मतलब मैं प्योर कंडक्टर्स की चर्चा करूंगा, मेटेलिक की चर्चा करूंगा। सेमीकंडक्टर और बैड कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स की चर्चा हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, ठीक ना। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऐसा ही सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक ना, मान लो छड़ है कोई, ठीक ना, और यहां पे अगर मैं इसको हीट देना शुरू करता हूं, मान ले आग लगा दे यहां पे, ठीक। तुम आग लगाओगे तो एक बार बताओ, तुमने माना कि तुमने कुछ क्यू अमाउंट की हीट सप्लाई करी है इसको, तो ये क्या होगा? मानो किसी एक टेम्परेचर 40 पे आकर के सेट हुआ, ये किसी 30 पे, ये 20 पे और ये 10 पे। क्या ऐसे होता भी है? अब जो हिस्सा गर्म किया जाता है, जहां पे सोर्स ऑफ हीट रहती है, वो ज्यादा गर्म होता है और धीरे धीरे हीट इसमें बढ़ता रहता है। फिर ध्यान से सुनिएगा, तुमने क्या किया, मानना कि ये कुछ Q1 अमाउंट का हीट दिया था, यहां पे क्या होगा, ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेकर के आगे वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर ये आगे वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर ये आगे वाले को ट्रांसफर करेगा। मतलब यहां से Q दिए होगे तो इसके पास कुछ Q1 प्राइम आया होगा, ये वाला सेक्शन कुछ Q डबल प्राइम लिया होगा और ये वाला सेक्शन कुछ Q डॉट मान ले, ठीक ना, डॉट, सिंपल डॉट ही मत मान बे, कुछ और हो जाएगा ये तो। मान ले ट्रिपल ए प्राइम मान लो, ठीक ना।
फिर तुमने क्या किया, इसको और हीट दी, ठीक, कुछ Q2 अमाउंट की हीट दी, और Q2 अमाउंट की हीट देने के बाद लिख के तो है, तुमने यहां पे अब वही हीट लगा रहे हो, लेकिन अब तुम थोड़ा ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोवाइड कर रहे हो। तो ध्यान से देखना, ये 40 से किसी 50 पे चला गया, ये कुछ 30 से 40 पे चला गया, ये वाला सेक्शन कुछ 30 पे चला गया, और ये वाला सेक्शन किसी 20 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। यहां पे भी ये Q2 दिए थे, तो यहां पे Q2 प्राइम, यहां पे Q2 डबल प्राइम, और यहां पे Q2 ट्रिपल प्राइम अमाउंट की हीट गई। हीट देते जाओगे, एक समय ऐसा आता है, ठीक ना, कि ये हर जगह मैं एक सेक्शन बना रहा हूं, ठीक ना। याद करिए, सॉलिड सिलेंडर किससे बनता है, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का अगर मैं रखता चलूं तो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। क्या सिक्के को मैं अरेंज करो तो वही मैं एक एक सिक्का देख रहा हूं, जिसको हम लोग सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहां पे, इसको सेक्शन बोलते हैं। तो हम लोग उसको 4 सेक्शन की फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, तुम हीट देते जाओगे, तुमको ये दिखाई पड़ेगा कि हर सेक्शन ना की एक औकात होती है। क्या होता है, उसका एक लिमिट होता है, ठीक ना। उतने अमाउंट तक ही वो टेम्परेचर फिक्स कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला था, तुमने हीट देते गए, ये 100 पे फिक्स हो गया है, ठीक ना। ये वाला कुछ 80 पे फिक्स हो गया है। यहां पे जो सेक्शन है, यहां वाला जो सिक्का है, ये कुछ 60 पे फिक्स हो गया, और यहां वाला किसी 40 पे फिक्स हो गया है, ठीक ना। इस कंडीशन में अब इसके बाद मान लो ये इसका पेट भर गया है, ठीक ना। ऐसा समझ जो इसके औकात थी, तुमने औकात भर इसको हीट प्रोवाइड करा दी है, औकात भर हीट नहीं प्रोवाइड करा हो। इसकी औकात ही थी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक हर सेक्शन गर्म हो सकता था, ठीक। उसके बाद तुम इसको Q5 प्रोवाइड अगर कराओगे ना, तो ध्यान से देख, यहां पे दे तो Q1 रहते, आउटकम में Q1 डबल ट्रिपल प्राइम मिल रहा था। यहां पे दे तो Q2 रहते, आउटकम में क्या मिल रहा था, Q2 ट्रिपल प्राइम मिल रहा था। अगर Q3 रहा होगा कुछ, ठीक ना। Q4 इसका क्या था, लिमिट वाला था। Q4 पे जब तुमने इसको Q4 अमाउंट का हीट फ्लो करा दिया, Q4 अमाउंट का हीट दे दिया इसको, तो हर सेक्शन ने अपनी अपनी क्या कर दी है, एक लिमिट अटेन कर ली है कि हाँ भैया यहां तक मेरी औकात थी। इसके बाद क्या करेगा ये, जब भी इसको जितना अमाउंट ऑफ हीट दोगे ना, अब मान लो ये Q4 था, ये Q4 इसकी औकात वाला था, तो इसको तुम जितना अमाउंट ऑफ हीट दोगे, ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी लॉस के, या फिर ऐसा बोलो कि जितना अमाउंट इनपुट को दोगे उतना ही अमाउंट तुमको किसमें मिल जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा भैया, आउटपुट मिल जाएगा। ये लिमिट पे पहुंच चुका है। अगर ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, अगर तुम नीचे वाला फोटो बनाते हो, या फिर आपके यहाँ पास अगर ये नीचे वाली कंडीशन गिवन है, ठीक ना, जहां पे तुम Q5 दे रहे हो और Q5 ले भी ले रहे हो, ठीक, और एक ऊपर वाली कंडीशन दे रहा हो Q1 और मिल रहा है कुछ आउटकम में कुछ और, तो ये जो ऊपर के केसेस थे ये नॉन स्टेडी स्टेट के थे। किसके थे, नॉन स्टेडी स्टेट के थे। और ये वाला जो था वो कौन सा है, स्टेडी स्टेट का है। कौन सा है, स्टेडी स्टेट का है। कुछ बात समझ में आई है, पक्का। हाँ, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे Q4 देंगे तो यहां पे भी कितना ही मिलेगा, Q4 मिलेगा। लेकिन यहां पे 2-3 क्वेश्चन बनता है, कई लोगों को ये बात पचती नहीं है। कई लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ये साला सेक्शन क्यों कम है। अरे ऐसा हो जाना चाहिए ना यार, कि सब कोई थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहता है ना टेम्परेचर के रिगार्डिंग। एक बात बताओ, तुम इसको हीट तो देते जा रहे हो, क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों नहीं सभी सेक्शंस एक टेम्परेचर पे आ गए। आ जाना चाहिए था ना यार, लेकिन आता नहीं है। अरे बोलो यार। और एक और क्वेश्चन बनता है, कभी कभी किसी किताबों में ना तुम लोग पढ़ोगे, ये Q4 की वैल्यू लिखी रहती है, यहां से कुछ Q अमाउंट रेडिएशन के फॉर्म में निकल गया रहता है, तो Q4 जो होता है ना, तो यहां पे Q4 डॉट लिखा रहता है, तो Q4 प्राइम प्लस Q लिखा रहता है। ये उनके लिए होता है, स्टेडी स्टेट के लिए ये भी सत्य, लेकिन उनके लिए जो कि कोटेड नहीं है, जो इंसुलेटेड नहीं है। अगर एकदम बराबर मिल रहा है, वहां पे स्टेडी स्टेट ही है, लेकिन वहां पे इंसुलेटेड होगा आपका जो भी मटेरियल है, जो भी सिलेंडर है, जो भी रॉड है, वो क्या रहा होगा, इंसुलेटेड होगा। मतलब यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट का लॉस दिखाई पड़ सकता है, किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक ना। लेकिन अगर मैं इसी को इंसुलेटेड कर दूं तो जितना दूंगा उतना ही वापस मिल जाएगा। क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि ऊपर हर सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग है और क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 2 क्वेश्चंस बनते हैं ना यार। अरे बोलो, ये वाली बात समझ में आई है कि नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं समझ में आया वो देखे। मान लो तुम्हारा ब्याह हुआ, प्रमोट हो रहा हो तुम लोग, हर साल पढ़ तो रहे नहीं हो, तो मान लो ब्याह हुआ, नौकरी नहीं लगी, लेकिन लड़के हो गए तुम्हारे 4, ठीक ना। अबे और कुछ, एक के बार नहीं हुए बे,
मान लो कानून लग गया है, तुम एक ही बार क्वाड्रुप्लेट्स पैदा कर लिए, ठीक ना, ट्विंस की चर्चा ही छोड़ दो, ठीक ना, सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक, तो तुम क्या एक कंजूस बाप बनोगे? अरे बोलो यार, रुपया तो रहेगा नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि अच्छी नौकरी तो है नहीं तुम्हारे पास। तुम गए अपने बच्चों, जैसे मान अबे छोटे बड़े बच्चे को ही रखो यार, ठीक ना, एक ही बार क्वाड्रुप्लेट मत पैदा करो, ठीक ना। मान लो तुम्हारे वो जो 4 बच्चे उनको लगी भूख, या फिर तुम उनको लेकर घुमाने, ठीक ना, नाम बता दे किसी का। चलो रोहित, ऐसा अंग्रेजी में ही लिखते हैं रोहित, चिंटू, शुभम, चलो शशांक। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, मान लो होगा कोई बाप होगा, साले मेरा नाम डाल दियो तो तुम लोग का नाम नहीं, मान लो कोई होगा बाप, ठीक ना, कंजूस, शांत शांत शांत, बस शांत शांत रहिए। चलो चिंकी मिंकी, चल अब बस बवाल बतियाना छोड़, इधर देख, शांत 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 शांत। अब इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देख, ये इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ वाले से, ध्यान से देखो। मान लो जब तुम कंजूस बापू, तुम्हारे बच्चों ने कहा कि मिठाई खाएंगे, रुपया तो है नहीं तुम्हारे पास एकदम, अच्छा मान लो तुम्हारे बच्चों ने कहा कि एकदम ले जाइए और खूब एकदम, क्या होता है कोई महंगी मिठाई का नाम बताओ, हाँ, काजू कतली, हमारियो मास्टर साहब काजू कतली लिए थे, चलिए ठीक है काजू कतली ले लीजिए, ठीक ना। तो ध्यान से शांत रहिए, इधर देखिए, इधर देखिए, तुमने मान लो काजू कतली खरीदा, रुपया तो बहुत था नहीं, तो तुमने काजू कतली खरीदी और अपने बड़े वाले बेटे को दे दिया, सारा का सारा अमाउंट जो भी था किसको दे दिया, पहले वाले बेटे को दे दिया, पहले सेक्शन को दे दिया। क्योंकि मान लो तुमने अगर 300 ग्राम खरीदा है, ठीक, और रोहित सबसे बड़ा वाला लड़का है, तो उसका पेट बड़ा होगा। इधर शांत रहे। तो मान लो रोहित ने क्या बोला कि चलिए हम 150 ग्राम खा लेते हैं, ठीक, फिर 150 ग्राम खा के बोला चलो मिठाई में इतनी औकात है, चिंटू को दे दिया, चिंटू ने बोला कि चलो ठीक है हम 80 ग्राम खा लेते हैं, ठीक, कितना बच रहा है बे, 70 बच रहा है ना अभी, हाँ 70 बच रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद चिंकी ने वो जितना तुम 150 तुमने चूंकि उसको दे दिया था, ये अपना 150 खा करके 150 उसको दे दिया, तो 80 ग्राम इसने खा लिया, बचे हुए 70 को उसने क्या कर दिया, चिंकी को दे दिया। चिंकी ने बोला कि ठीक है मैं 40 खा लेती हूँ, ठीक ना, डिग्री में नहीं खाएगी ना, ग्राम में ना खाएगी। और मिंकी को उसके बाद कितना मिला, 30 ग्राम। मिंकी छोटी थी, पेट छोटा है, मिंकी ने 30 ग्राम खाया, उसका पेट भर गया। लेकिन अभी कंप्लीट पेट तो बढ़ा नहीं है, खाली मिठाई से थोड़े पेट बढ़ेगा। फिर मान लो तुम्हारे बच्चों ने फिर डिमांड करी, ठीक ना, बच्चों ने डिमांड आइसक्रीम की, चलिए बहुत बढ़िया, तुमने क्या करा, आइसक्रीम खरीदे, ठीक ना, किलो के भाव में, फुटकर में तो खरीद नहीं पाओगे, औकात तो है नहीं, कमाते तो हो नहीं तुम लोग, बहुत बढ़िया कंजूस बाप हो तुमने क्या करा, फिर से 300 ग्राम आइसक्रीम खरीद लिया। फिर से रोहित ने क्या बोला कि ठीक है मैं 150 ग्राम आइसक्रीम मैं खा लूंगा, चिंटू ने बोला कि ठीक है तब 80 हम खाएंगे, चिंकी ने बोला कि 40 हम खाएंगे, मिंकी ने बोला कि 30 ग्राम हम खाएंगे, ठीक। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, वेरिएबल स्टेट में चल रहे हैं लोग, किसमें चल रहे हैं लोग, वेरिएबल स्टेट में चल रहे हैं लोग, ठीक ना। जो तुम प्रोवाइड करा रहे हो वो धीरे 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 क्या हो रहा है, घट रहा है। ध्यान से देख, दे शुरुआत में 300 ग्राम रहो, लेकिन आउटकम में कितना जा रहा है, 30। अरे बोलो यार, फिर उसने उन लोगों का पेट अभी भी नहीं भरा, फिर उसने बोला कि नहीं अभी और खाना है, तो फिर चलो अब केला खिला दे, चल बहुत बढ़िया। ये क्या था भाई, मिठाई थी, ये आइसक्रीम थी, क्या ना बंद करो रे, इधर देख इधर देख। अब उसके बाद बस्ती बारी किसकी, केला खाने की, ठीक ना। इधर ध्यान से देखना, अब क्या हुआ, मान ले तुमने 2 दर्जन केला खरीदा, 1 दर्जन केला किसने खा, 1 दर्जन नहीं, मान लो 9 या फिर 1 दर्जन केला किसने खा लिया, रोहित ने खा लिया, ठीक। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, 8 या फिर कितना दे दो भाई इसको, 12 बच रहा है ना अभी, माना कि 6 इसने खाया, 4 इसने खाया और 2 इसने खाया। एक समय आएगा ना भाई, ऐसे खाते 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 पेटवा फूल जाएगा, पेट भर जाएगा तुम्हारे सब लेकन का। अरे बोलो यार, पेट फटेगा नहीं, भर जाएगा, ठीक ना। अब मान लो, अरे ध्यान से देख, मान ले अब वो वाली स्टेटस आ चुकी है उन लोगों की, उनका पेट भर चुका है। उसके बाद तुम बाप हो, मान लो माई भी हो सकती हो, ठीक ना। तो मान लो तुम्हारे मन में माँ का प्यार उमड़ा या फिर बाप का प्यार उमड़ा, और तुमने क्या बोला कि ठीक है सबको कुछ और भी खिला देते हैं, कि रास्ते में नौटंकी नहीं करेंगे सब। तो तुमने क्या करा, समोसा खरीदा, ठीक ना, कुछ 15 समोसे खरीदे तुमने, ठीक। और समोसा क्या करे,
उठाकर रोहित को दे दिए। क्या रोहित का पेट भर चुका है? अरे बोलो यार, जब रोहित का पेट भर चुका है तो रोहित ने क्या बोला कि हम कुछ नहीं खाएंगे ये। अबे मान लो ना भाई, एक समय आएगा ना भर जाएगा। अबे अरे शांत, एक समय आएगा ना कि उन लोगों का पेट भरेगा। अरे बोलो यार, मान ले वो वाला स्टेटस उन लोगों ने अचीव कर लिया, वो वाले स्टेट में आ चुके हैं कि पेट भर चुका है, अब इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है खाने की, ठीक ना, उन्होंने अपनी लिमिट पे आ चुके हैं वो लोग। तो अब उसके बाद मान लो तुमने अपने प्यार से कुछ और भी खिलाने की कोशिश की, तुमने 15 समोसे खरीदे और 15 समोसा रोहित को दोगे, क्या रोहित का पेट भरा हुआ है? रोहित खाएगा? रोहित ने क्या करा, चिंटू को दे दिया। चिंटू का भी पेट क्या भरा हुआ है? चिंटू ने क्या कर दिया, चिंकी को दे दिया। चिंकी का भी पेट भरा हुआ है, चिंकी ने क्या कर दिया, मिंकी को दे दिया। क्योंकि मिंकी का भी पेट भरा हुआ तो मिंकी भी क्या करेगी, आगे ट्रांसफर करेगी उसको। अरे बोलो यार, चाहे झोला में रख लेगी, जो भी हो। अब उस बात को तनी यहां से रिलेट कराइए। जब तक उनका पेट नहीं भरा था तब तक तुम जो एनर्जी का सोर्स देते जा रहे थे वो बढ़ती जा रही थी। अरे दिखाई पड़ रहा था उनका एक, जैसे मान ले कैलोरी फिक्स कर लो ना इसकी कि इतनी कैलोरी एनर्जी इनको चाहिए पेट भरने के लिए, ठीक। वो 3 आइटम खाने में उन्होंने इतनी कैलोरी फिक्स कर ली अपनी। अरे बोलो यार, उसके बाद जो एक्स्ट्रा सरप्लस में जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो अपने एकदम प्यार जो उमड़ रहा है उसके कारण, वो वाली जो एनर्जी है वो एक बार बताओ वो सब अपने में नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, सब सीधे मिला तो आगे बढ़ाइए, मिला तो आगे बढ़ाइए। क्या सेम खेला यहां पे चल रहा था? ध्यान से देखिए, जब तक इन लोगों का अपने लिमिट तक नहीं पहुंचे थे लोग। लिमिट कितनी थी? पहला सेक्शन 100, दूसरा 80, तीसरा 60, चौथा 40। धीरे धीरे एक बात बता, धीरे धीरे जब तुमने हीट प्रोवाइड करी, हीट एनर्जी दी हो, तो धीरे धीरे हर सेक्शन ने अपनी लिमिट को अटेन करने की कोशिश की है। अरे बोले, जब तक लिमिट अटेन करने की कोशिश चल रही है तब तक नॉन स्टेडी स्टेट है। कौन सा स्टेट है? नॉन स्टेडी स्टेट है। और जैसे ही पेट भर गया है, पेट भरने के बाद जितना दे रहा हो उतना ही वापस मिल जा रहा है, तो वो क्या है? स्टेडी स्टेट है। अब बात समझ में आई? पक्का? श्योर? 100%? मजे की बात सुनिएगा। अब यहां पे तनी गणित घुसाते हैं। गणित क्या घुसाते हैं, ध्यान से सुनना, इसके बारे में कुछ लिखवा भी दें। रुक जा थोड़ी देर, थोड़ा सुन ले पहले, और सुन ले। हाई हाई चिंकी मिंकी लिखोगे, ये तो समझ में आ गया होगा ना? हाँ बस सोच रहे हैं, ले ले, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर स्टेडी स्टेट में, और हम लोग यहां पे चर्चा किसकी कर रहे हैं थ्रू आउट द चैप्टर, किसकी चर्चा करूंगा मैं? कंडक्शन की चर्चा स्टेडी स्टेट के लिए करूंगा। किसके लिए करूंगा? स्टेडी स्टेट के लिए करूंगा। तो याद रखिएगा, कुछ चीजें हैं जो एकदम फिक्स हैं, एकदम हमेशा के लिए सत्य है, जैसे कि फॉर स्टेडी स्टेट, फॉर स्टेडी स्टेट कुछ बातें हैं याद रखिएगा। पहला कि डी थीटा बाई डी टी, यहां पे टी टाइम का है, ये 0 होता है, ठीक। यानी कि स्टेडी स्टेट में थीटा का चेंज टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। स्टेडी स्टेट में थीटा का डिपेंडेंट टाइम पे, थीटा का चेंज या फिर जो टेम्परेचर चेंज है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी बात, डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग साला अभी तक डीजेड ही पढ़ते आ रहे हैं ना, डी एक्स या फिर डी थीटा बाई डी वाई, ये नॉट इज इक्वल टू 0 है। किसके लिए? स्टेडी स्टेट के लिए। ध्यान से देखिएगा, क्या धीरे टेम्परेचर की मैं चर्चा कर रहा हूं, हीट की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं किसकी यहां बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चा लोग क्या करते हैं, जनरल मिस्टेक जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या करते थे, हम लोग हीट और टेम्परेचर वाला मिक्स कर देते थे। यहां पे लिखते थे थीटा और इसको हम लोग समझ के चलते थे कि साला क्यू, दिमाग में क्यू सोच, मतलब दिमाग में जो सोच रहती थी क्यू के रिगार्डिंग रहती थी, ठीक ना। मैं टेम्परेचर के रिगार्डिंग बोल रहा हूं। किसके रिगार्डिंग बोल रहा हूं? ध्यान से, टेम्परेचर जो है वो स्पेस का फंक्शन है, एरिया का फंक्शन है, या फिर ऐसा बोलो XYZ कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है। अरे बोलो यार, इसी को तो तुम लोग बोलते हो, क्या बोलते हो? टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो बे? टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हो। याद है? याद का टेम्परेचर ग्रेडियंट मैंने समझाया था। इसी बात को समझिएगा। मान लो ये एक हॉलो सा ट्यूब है, एक जगह आग ज्यादा है और एक जगह जहां पे आग लगी होगी, मान लो बड़ा सा ट्यूब है, एक जगह का एंड जो है जहां से एंटर कर रहे हो, एक वो पॉइंट है और एक वो पॉइंट है जो दूसरा एंड पॉइंट है, वहां पे आग लगी हुई है। तो एक बात बताओ, जब तुम अंदर घुसोगे उस ट्यूब के, या फिर वो जो सिलेंडर है, मेटेलिक सिलेंडर जो कि एक एंड से गर्म हो रहा है, और जैसे जैसे तुम एंड ए से एंड बी की तरफ आओगे, जो कि एंड बी गर्म है, धीरे धीरे आओगे तो तुमको तापमान ज्यादा एक्सपीरियंस करोगे ना यार।
अबे जब गर्मी बढ़ती है तो ये बोलते हो क्या कि सराउंडिंग का हीट बढ़ गया है, क्या बोलते हो, तापमान बढ़ गया है सराउंडिंग का। चर्चा करते हो ना, जब ठंडी बढ़ जाती है तो ये कहते हो क्या कि हीट खत्म हो रहा है यार एटमॉस्फेयर से, ऐसा बोलते हो? नहीं ना, क्या बोलते हो, टेम्परेचर माइनस में चला जाता तो मजा आ जाता, बोलते हो ना। यहां पे भी कश्मीर बना देते उन सब मामलों में, बर्फ के मामलों में, ठीक ना, बंदूक के मामलों में नहीं। तो ध्यान से सुनेगा। तो याद कर, जब मैं तुम लोग को ट्रांसपोर्ट फिनोमिना पढ़ाया था तो वहां पे भी टेम्परेचर ग्रेडियंट आया था। वहां पे हम लोग लेयर बाय लेयर की चर्चा कर रहे थे, डी थीटा बाय डीजेड की चर्चा कर रहे थे, और हम लोग ये देख रहे थे कि नीचे ऊपर से नीचे आने में वो घटता है और नीचे से ऊपर जाने में बढ़ता है। अरे बोलो यार, ऐसा देखा था तुम लोगों ने? और वहां पे हमने उसी बेसिस पे एनर्जी का ट्रांसफर पढ़ा था, वहां पे भी कंडक्शन निकाले थे। अरे बोलो यार। तो ध्यान से सुनना, फॉर स्टेडी स्टेट जो थीटा होता है वो टाइम का पे डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी डी थीटा बाई डी टी ये किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। और डी थीटा बाई डी एक्स और डी थीटा बाई डी वाई जो होता है ये नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। क्वेश्चन बनता है कि यही साला कहां है, टी टी कहां लिख दिया गया है। टी टी ये बताता है कि समैया तो लगा ही होगा ना भाई, किसी एक सेकंड में लेयर 1 से लेयर 2 जाने में जो हीट का चेंज है, जो टेम्परेचर का चेंज है उसके बारे में बता दीजिए। माना कि यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, कुछ x1 है, तो निकाल लोगे? अरे बोलो यार। तो उसके लिए वो वाला t वो 1 सेकंड में बताने वाला है, ठीक ना, लेकिन समय पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक ना। तो याद रखें, लेकिन ये बस किसके लिए सत्य है, फॉर स्टेडी स्टेट ओनली। किसके लिए सत्य है, फॉर स्टेडी स्टेट ओनली। ध्यान से देख, जितना क्यू दे रहे हो स्टेडी स्टेट में उतना ही क्यू मिल भी जा रहा है, जितनी हीट दिए। क्योंकि सबका पेट भरा हुआ है तो सबने क्या कर दिया, अपने पास रखा कुछ नहीं, सबको आगे की तरफ भेजते गए। तो वहां से हम लोग को ये देखने को मिलता है, एक बड़ा कंफ्यूज करने वाला मिलता है, लिखा जाता है Q इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x और t फॉर स्टेडी स्टेट। ये सही है कि ये सही है, मतलब ये सही है, कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है तुम लोग बताना। Q इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x एंड t, मतलब मैं सही वाला बार बार बोल दे रहा हूं, सही पहला वाला है। फंक्शन नहीं होता है, ना तो x का फंक्शन होता है ना ही t का फंक्शन होता है। हीट जो है वो डिपेंड करता है एरिया पे, समझे? किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया। एक और मजेदार बात, अगर वन डायमेंशन की चर्चा कर रहा हो ना, मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम या डेरिवेशन करते टाइम भले तुम्हारा सिलेंडर दिया हुआ उसको कुछ वॉल्यूम रहा हो, अगर बस वन डायमेंशन की चर्चा करने को बोले ना, और वन डायमेंशन में बस मान ले अगर एक्स डायरेक्शन की चर्चा करने को बोल रहा है, तो याद करिएगा भले वो सिलेंडर उसके पास वॉल्यूम है, अगर बस एक्स डायरेक्शन में बोल रहा है तो याद रखिएगा डी थीटा बाई डी वाई जीरो की तरफ लिखोगे। क्या लिखोगे, डी थीटा बाई डी वाई जीरो के लिए बराबर जीरो लिखोगे। बस किसके लिए, फॉर वन डायमेंशनल मोशन या फिर 1D मोशन, किसका, हीट का, ठीक ना। बस अगर एक ही दिशा की चर्चा कर रहा है तो जिस दिशा में चर्चा कर रहा है वो नॉन जीरो हो जाएगा, रिमेनिंग जो दो एक्सीज हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के बराबर। बस किसके लिए, 1D के लिए। किसके लिए भैया, वन डायमेंशनल फ्लो के लिए। और हमारे यहाँ वन डायमेंशनल फ्लो ही पूछा जाता है। फोरियर का एक लॉ है, लॉ नहीं है, एक फॉर्मूला निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फोरियर्स लॉ, ठीक ना। याद करो तुम लोग को जब ट्रांसपोर्ट फिनोमेना पढ़ाए थे तो 3 लॉ के चर्चा करे थे हम, न्यूटन का लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, फोरियर्स लॉ और फिक्स लॉ। फिक्स लॉ डिफ्यूजन के टर्म्स में चर्चा करता था, फोरियर्स लॉ कंडक्शन के टर्म्स में चर्चा करता था, और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कस फोर्स विस्कोसिटी की चर्चा करता था। याद है सारा का सारा? इसीलिए केटीजी पहले पढ़ लियो तो ये चैप्टर थोड़ा सा आसान लगेगा, ठीक ना। स्टेडी नॉन स्टेडी क्या होता है पक्का समझ में आया सभी को? अरे बोलो यार। तो इसके बारे में कुछ लिख ले। हाँ अरे रुक जाइए भाई, 9-10 पे छोड़ेंगे यार। तुम लोग कहाँ हैं इतना 40 मिनट पढ़ने के लिए एकदम बेचैन रहते हो। मुझे देखिए उसी में क्वेश्चन करा देना। क्या हेडिंग थी? कंडक्शन में हेडिंग जमाइए, स्टेडी एंड नॉन स्टेडी स्टेट्स। स्टेडी एंड नॉन स्टेडी स्टेट्स। हाँ स्टेडी एंड नॉन स्टेडी स्टेट्स हेडिंग जमाओ ना। स्टेडी एंड नॉन स्टेडी स्टेट्स, स्टेडी एंड नॉन स्टेडी स्टेट्स। बस छोटा सा एक चीज लिख लेना, if there is no variation in temperature with respect to time, if there is no
if there is no variation in temperature with respect to time, then if there is no variation in temperature with respect to time, then that state is known as steady state. That state is known as steady state. Then that state is known as steady state. टू 2306 हो गया, लिखिएगा. दैट इज इन स्टेडी स्टेट, that is in steady state the temperature of all the sections do not vary with time. अच्छा रुक जा, अभी एक चीज बच जा रही है. क्या बच रहा है? ये बच रहा है कि मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा था ना तुम लोगों से कि एक बात बताओ बे, तुम तो आज तक यही पढ़ते आए हो ना कि टेम्परेचर बराबर हो जाना चाहिए. हर सेक्शन का टेम्परेचर बराबर क्यों नहीं है? इसका जवाब कोई देगा? ध्यान से सुनिएगा. क्यों तो बराबर है यार, तनी खुद से सोच. क्यों बराबर है लेकिन टेम्परेचर बराबर नहीं है हर सेक्शन का? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर T बराबर हो जाता तो हीट फ्लो ही नहीं करती. याद करिए, हीट फ्लो किसके कारण होता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. अगर हर सेक्शन का टेम्परेचर ही सेम हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफर ही बंद हो जाएगा. हाँ, दीवाल मेटेलिक दीवाल था. अबे तो यहां पे भी तो बराबर है, यहां पे भी बराबर है. मैंने क्यू बराबर किया है, मैंने टी नहीं बराबर किया है. मैं अमाउंट ऑफ हीट इनपुट और अमाउंट ऑफ हीट एट द आउटपुट, ये दोनों को मैं बराबर दिखा रहा हूं. मैं टेम्परेचर एट द इनपुट और टेम्परेचर एट द आउटपुट नहीं बराबर दिखा रहा हूं. ना ना ना, मैं इधर क्यू लिखा था, उधर भी क्यू लिखा था. भुला गया क्या बे? मैंने ये बनाया था फोटो. और खुद से सोच ना गधे, खुद से सोच. अगर मान ले हर सेक्शन का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो जब तक तापांतर नहीं होता है तब तक हम लोग एक जगह से दूसरे जगह हीट की फ्लो की चर्चा ही नहीं करते हैं. और क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों साला डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर में? इसलिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ये. वो सेक्शन जिसको आप सोर्स पे रखा हुआ है, सोर्स ऑफ हीट पे रखा हुआ है, वो ऑब्वियसली क्या होगा? कंपेयर टू अदर सेक्शंस हमेशा गर्म होगा. अरे बोलो यार, अदर सेक्शन जो हैं उनमें हीट धीरे धीरे पहुंच रही है. अरे बोलो यार. और सोर्स वाला हमेशा उसको आग लगाए रह रहे हो तुम लोग, तो इसीलिए वो हमेशा ज्यादा टेम्परेचर पे है. और मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स टेम्परेचर क्या हो रहा है? घट रहा है. ठीक ना? तो याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है. जैसे ये कंफ्यूजन, मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे इनपुट का क्यू और इस सरफेस पे आउटपुट का क्यू दोनों बराबर होगा. क्यू बराबर होगा, टी बराबर नहीं होगा. क्योंकि अगर इस दीवार का, चलो बना ही लो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर दीवार बना लेना भी अपने अकॉर्डिंग, ठीक ना? अगर इस दीवार का तापमान और इस दीवार का तापमान अगर बराबर हो जाए, अगर हर सेक्शन का टेम्परेचर बराबर हो जाए, तो किसी प्रकार का टेम्परेचर डिफरेंस दिखाई पड़ेगा क्या? अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं दिखाई पड़ेगा तो एक बात बताओ, तुम वहां पे हीट के फ्लो की चर्चा कर पाओगे? अरे बोलो यार. हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर साइड. और अगर तुमने दोनों सरफेसेस को टीटी कर दिया, चारों को टीटी बना दिए, तो हीट का फ्लो दिखाई नहीं पड़ेगा. तो स्टेडी नॉन स्टेडी कंडक्शन की चर्चा वहीं पे मर जाएगी. मेरी बात समझ में आई? तो ये याद रहेगा कि क्यों हर सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग है. क्योंकि अगर अलग अलग रहेगा तभी वही इनेबल करेगा, वही अलाउ करेगा कि हाँ चल बे, आग हो तो आग नहीं, मतलब हीट हो तो आगे की तरफ भागो. अगर बराबर रहेगा तो अलाउ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीट फ्लो तभी करता है व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस. और हमेशा किधर से किधर की तरफ? फ्रॉम हायर टू लोअर. पक्का? श्योर? चलिए आगे. ये वाली बात, वो फोटो बना लीजिए, चारों लिख लेना.
पिक्चर ए और पिक्चर बी, फिगर ए फिगर बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन स्टेडी स्टेट को, और फिगर सी एंड फिगर डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेडी स्टेट को। ए बी सी डी, और वहां पे उस दीवार वाला भी फोटो एक जगह बना लेना। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बना लीजिए, चले जाइए घर, चले जाइए। उसके बाद आइए, तो उसके बाद आपको कंडक्शन पढ़ा देते हैं हम थोड़ा सा। हाँ हाँ, क्लास ले लेते हैं। कंडक्शन हल्का सा इंट्रोड्यूस तो करा ही दूंगा कंडक्शन से। हाँ, थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं, आज थोड़ी देर दूंगा। अरे नहीं, हमको थोड़ा काम है। बैठे रहना, यहीं पे बैठे रहना। हाँ नहीं, अभी फर्स्ट ईयर की क्लास लगेगी। अभी आएंगे सब, आ रहे होंगे सब। नहीं नहीं कदे, अरे यार वो सब जैसे ही जाएंगे सब, ये लोग चले आएंगे थोड़ी देर में। तो अभी फर्स्ट ईयर हो, मैं इसलिए छोड़ दे रहे हैं सब ना कि एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं ये। गजब, यहाँ ज्यादा पढ़ाने में भी घाटा है। एक्स्ट्रा जानता क्या पढ़ाया हूँ? 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया हूँ, टॉपिक नहीं एक्स्ट्रा पढ़ाया हूँ, 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया हूँ। 3 को छोड़ दिए सब, यही एक्सक्यूज है उन सबका। कहा जाने फर्जी है कि सही एक्सक्यूज है साला। छाप लीजिए, छापिए तो आइए, अगली बार अगली क्लास में पढ़ा देते हैं। समझ में आया है? अरे बोलो यार, रिस्पॉन्स दिया करो बे। पीछे बालक लोग, समझ में आया है? हाँ हाँ, क्या? हाँ तो नॉन स्टेडी स्टेट तो जाएगा नहीं। Q1 प्राइम, Q2 प्राइम, डबल ट्रिपल प्राइम होगा बनाया हूँ, तो क्यू चेंज नहीं होगा तभी ना स्टेडी नॉन स्टेडी है वो। अगर नहीं बदलेगा तो स्टेडी है, बदलेगा तो नॉन स्टेडी है। अरे जब तक लड़का का पेट नहीं भरा था तब तक नॉन स्टेडी स्टेट में थे सब, दिखाई पड़ा? जब लड़का का पेट भर गया तो स्टेडी स्टेट में थे सब। लड़का, अरे बाबू रोहित का आया है ना 12। ये वाली बात समझ में आई है? ये जो बता रहे थे हम, एरिया पे डिपेंडेंट होता है। याद कर, मैंने तुम लोगों को समझाया था, छितरा के सोते हो तो ज्यादा हीट निकल जाती है, सिकुड़ के सोते हो तो कम हीट निकलती है। जब तक छुच्ची में से निकल रहा था प्रेशर, जो नोजल होता है, नोजल, ठीक ना, कुकर का, तब तक ज्यादा गर्म रहता है। लेकिन उसी को अगर एक परात में निकाल दिया जाए, एरिया बढ़ा दी जाए, तो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो एरिया पे डिपेंडेंट होता है वो, एक्स पे डिपेंडेंट नहीं, या फिर लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अब अलग स्टेट के लिए हो चुका था, ठीक ना। चलिए लिख लेना एक्सप्लेनेशन उस वाली चीज का कि क्यों टेम्परेचर जो था वो वेरी कर रहा था। याद है ना, क्यों वेरी कर रहा था? ताकि टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहे, और टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो ही हीट ट्रांसफर पॉसिबल है। तो लिख लेना there is a temperature gradient, there is a temperature gradient, there is a temperature gradient into the rod or the metallic cylinder, into the rod or the metallic cylinder, into the rod or metallic cylinder, जो भी हो, ठीक ना, तुम लोगों के ऊपर है। because if the temperature of all the surfaces are same, if the temperature of all the surfaces are same, then there will be a thermal equilibrium, then there will be a thermal equilibrium, a thermal equilibrium, there will be a thermal equilibrium, and in that case
no heat transfer is observed, and in that case no heat transfer is observed, no heat transfer is observed. तो नीचे ऐसे ही नोट पॉइंट में ऐसे एक नेसेसरी पॉइंट डालकर करके लिख लीजिएगा कि हीट ट्रांसफर ऑकर्स ओनली व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, हीट ट्रांसफर ऑकर्स ओनली व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, और हमेशा किधर से किधर की तरफ, फ्रॉम हायर रीजन या फिर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ. हीट ट्रांसफर ऑकर्स ओनली व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, हायर से लोअर की तरफ. ठीक ना. टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है ये तो समझ चुके हो तुम लोग बहुत पहले का ही. वो वाला एग्जांपल से याद रखना कि एक बड़े से ट्यूब में घुसे, एक ट्यूब का एंड बहुत गर्म था, जिस ट्यूब से घुसे वो ट्यूब का एंड ठंडा था. तो जैसे जैसे गर्म वाले एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हो तो तुम धीरे धीरे क्या बोलोगे कि तापमान ज्यादा एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं. और वो जो तापमान ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, ध्यान से देखो, एक्स दिशा में बढ़ रहे हो तो ही तो तापमान में अंतर है. अगर टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द हीट जा रहे हो तो ज्यादा एक्सपीरियंस करोगे, अवे फ्रॉम द जा रहे हो तो कम एक्सपीरियंस करोगे. अरे बोलो यार, लेकिन क्या टेम्परेचर का डिफरेंस उसकी तरफ जाओ, हीट के सोर्स की तरफ जाओ या फिर अवे जाओ, क्या टेम्परेचर में हर बारी अंतर दिखाई पड़ेगा? यानी कि जो हीट है वो बदल रही है किसके कारण, जो डेल्टा थीटा तुमको दिखाई पड़ रहा है वो किस पे दिखाई पड़ रहा है, एक्स में चेंजेस आने के कारण. अगर तुम डिस्प्लेसमेंट या जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो उसके कारण क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, टेम्परेचर में एक चेंज एक्सपीरियंस कर रहे हो. ठीक ना, पक्का. अब हेडिंग जमाइए कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्शन, कंडक्टेंस नहीं कंडक्शन. कंडक्शन वो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन या कंडक्टेंस वहां पे पढ़ोगे तुम लोग. ठीक ना, कंडक्शन. अरे ठीक है यार, अब डेफिनेशन के टर्म्स में लिख लो, हेडिंग जमाओ कंडक्शन. कंडक्शन ध्यान से सुनना. बेसिकली अभी तक जितनी चीजें तुम लोग पढ़ते आए हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग पढ़ते हुए देखेंगे. कंडक्शन मैंने पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया था कि ये कैसा प्रॉपर्टी होता है. अरे अनमॉलिक्यूल्स के कारण होता है ये. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं सॉलिड्स के बीच, तो हम लोग को वहाँ पे कंडक्शन दिखाई पड़ता है. तो इसके लिए एक डेफिनेशन बोली जाती है कि पहली बात तो कंडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि जनरली या फिर ऐसे बोलूँ मेनली किस में दिखाई देती है हम लोगों को, सॉलिड्स में दिखाई देती है. जरूरी नहीं है कि हर बारी सॉलिड्स भी बोले जाएं, लिक्विड्स और गैसेस में भी कंडक्शन दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं. इसीलिए हम लोग कभी डेफिनेशन अगर बोलना तो तुम क्या बोलोगे कि कंडक्शन एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जो कि जनरली किस में दिखाई पड़ता है तुम लोगों को, सॉलिड्स में दिखाई पड़ता है. कैसे होता है कंडक्शन, तो याद रखिएगा कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल दो चीजें होती हैं, हम लोग एक ही पढ़ते चलते हैं. एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन जिसकी कोई चर्चा ही नहीं की जाती है, ठीक, और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन. क्या होता है, मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन, यानी कि वहां पे जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसको मेरे मास्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लेकर के समझाया था कि मान लो तुम्हारे घर में ढेर सारे लोग हैं, ठीक, और सभी नल्ले बैठे हुए हैं, तुम्हारी नौकरी लग गई, ठीक, तो तुम ज्यादा उछलेगा. अरे बोलो यार, अगर मान लो एकदम तुम कंबाइंड फैमिली में हो, एक क्या बोलते हो जॉइंट फैमिली बोली जाती है ना, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं मचा पाएंगे. आप जो भी तुम्हारा एनर्जी रहेगा तुम बाहर नहीं खर्चा कर पाओगे, किधर की तरफ खर्चा करोगे, अपने मॉलिक्यूल्स में ही खर्चा करो. वहां चूंकि जॉइंट फैमिली है ना, तब तुमको सबका ख्याल रखना पड़ेगा ना यार. अरे बोलो यार, तो वैसा ही सेम चीज यहाँ पे होता है. तुम्हारा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को तुमने एनर्जी प्रोवाइड करी, वो उछलना तो चाहता है, लेकिन चूंकि किस कंडीशन में है, जॉइंट फैमिली में, सॉलिड्स में चूंकि चर्चा कर रहे हो, तो वो उछल नहीं पाता है, वाइब्रेट करता है. वाइब्रेट करने के चक्कर में क्या होता है, वो अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने पड़ोसिया को देता है, वो पड़ोसिया फिर उसके पास एनर्जी आ जाती है तो वो चलता है, फिर उसके बाद वो वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेट करता है तो अगले वाले को देता है. ऐसे सही पूछिए. तो कंडक्शन में जो हीट जो तुम लोग दे रहे हो ना, ध्यान से सुनना, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी सुबह सुबह तुम लोग पढ़े हो कि अगर इधर क्यू दे रहे हो और अगर स्टेडी स्टेट की टोटल कंडक्शन की चर्चा करो तो इधर भी क्यू मिल जाएगा. अरे बोलो यार, याद रखिएगा क्यू मिलेगा तो, लेकिन पता नहीं तुम लोग किताबों में कि देखे हो कि नहीं देखे हो. मान ले ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक ना, जिसमें से एक एंड को जिसने तुमने हीट दिया है वो क्या करना शुरू करेगा, वाइब्रेट करना शुरू करे. वाइब्रेट करेगा तो पड़ोसिया जो भी हैं उसके सबको क्या करेगा, वो
टकराएगा सबसे, वाइब्रेशन के कारण टकराएगा तो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो वही फिनोमिना सब में ऑकर करती है। तो ये अपनी जगह पे बैठे बैठे क्या कर देता है, एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह कर देता है, हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह कर देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन वाला मेथड बोलते हैं, जहां पे हीट का ट्रांसफर हो जाए मॉलिक्यूल्स के बस वाइब्रेशन से, लेकिन मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह ना जाए, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ही रहे, वो हल्का सा वाइब्रेट कर और अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। याद रखिएगा ऐसे में बस 30% ही ट्रांसफर होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन। मैं मेटालिक कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक ना। मात्र 30% ही जो हीट होती है वो एक एंड से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है। लेकिन अभी सुबह सुबह तो पढ़े हो ना यार कि 100% हो जाना चाहिए, अरे बोलो यार। तब एक बात बताइए, 70% कहाँ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण भागता है। किसके कारण भागता है, हीट का ट्रांसफर। हम लोग कंडक्शन पढ़ते टाइम बस अंदर की चर्चा कर लेते हैं, मेन चीज की चर्चा नहीं करते हैं। वैसे हिडन है वो, उसकी चर्चा करने का कोई यहाँ पे दिखाई भी नहीं देता। लेकिन याद रखिएगा अगर आप प्योर मेटेलिक कंडक्टर्स की चर्चा कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट में चर्चा कर रहे हैं, तो 70% कौन ले जाता है, 70% रिस्पॉन्सिबल होता है हीट ट्रांसफर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और याद करिए मेटल्स पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अरे पाए जाते हैं कि नहीं यार, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े होगे तो वहीं पे पढ़ाया गया होगा, याद है। थर्ड ईयर में एक फोटो सेल का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आप लोग और देखोगे सही में होता है। फोटो सेल पे जब लाइट तुम लोग गिराना शुरू करोगे ना, प्लैंक का वो निकालते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, वही तो पास ही नहीं ना हो पाएगी। यहाँ पे जब तुम प्लैंक कांस्टेंट पढ़ा है ना सभी ने, एच निकाला जाता है। अगर थर्ड ईयर में फिजिक्स लेंगे आप लोग ना, तो इस एच की वैल्यू निकलवाई जाती है सोलर सेल का यूज करके, या फिर फोटोवोल्टेइक के पता नहीं क्या ऐसे एक एक्सपेरिमेंट। सोलर सेल नहीं है यार, फोटो सेल है शायद, ठीक ना। उसी का यूज करके तुम लोगों को प्लैंक कांस्टेंट निकलवाया जाएगा। अलग अलग झिल्लियां लगाई जाती हैं, लाल रंग की, येलो रंग की, ग्रीन रंग की, सबके ऊपर हम लोग निकालेंगे। वेवलेंथ भी कैलकुलेट करवाया जाता है सबके रिगार्डिंग, ठीक ना। तो वहां पे तुम लोग जब पढ़ोगे ना, तो ये वाली चीज एकदम सही में असली जिंदगी में दिखाई देगा तुम लोग को, जब तक एकदम अंधेरे रूम में वो एक्सपेरिमेंट करोगे तुम लोग, ठीक ना। है बीआरडी में है, जानते हो बीआरडी में कैसे है, 4 गो अलमारी इधर सजा दिया गया है, 4 गो अलमारी इधर, और ऊपर से काला सा पर्दा डाल दिया गया है, एकदम रद्दी तरीके से है, पूरा एकदम धूल जमा रहता है उस पर, ठीक ना। उसमें जाओगे तुम लोग ना, तो वो वैसे तो एक्सपेरिमेंट तुम लोग को करने नहीं देंगे यादव जी, वो खुद ही करके दिखाते हैं, लाइक वो सब तोड़ देते हैं सब यार, पता नहीं क्या दुष्ट होते हैं सब एकदम। हाँ नहीं, वो पहले खुद करके दिखाएंगे और बस वो ये दिखा देंगे ना तुम लोग को कि जैसे ही इस पे तुम लोग टॉर्च जलाओगे ना, टॉर्च भी जलाएगा तो भी हो जाता है, लेकिन हम लोग वहां पे सोडियम लैंप जलाते हैं। क्या जलाते हैं, सोडियम लैंप जलाते हैं। जैसे ही तुम पूरा एकदम धूप, एकदम कुप अंधेरिया रहती है, कुछ नहीं दिखाई देता है उस रूम में, सही में कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक ना। और एक ना वो मल्टीमीटर लगा रहता है कि एमीटर लगा, मल्टीमीटर ही शायद लगा रहता है, दोनों नाप लेता है ना मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये होते हैं ना यार। तो लगा एक वो डिवाइस लगा रहता है, डिजिटल वाला लगा है, हमारे यहाँ डिजिटल वाला लगा है, क्योंकि है ये सुई वाले से तो तुम लोग देखते ही रह जाओगे। जैसे ही लाइट जलनी शुरू होती है ना उस सेल पे, ठीक ना, सेल ऐसे लगा हुआ है, नहीं ऐसे लगा हुआ है सेल, और यहाँ पे सोडियम लैंप जब ग्लो करता है तो उसके ऊपर लाइट फॉल करती है। लाइट फॉल करता है ना, तो वो जो कनेक्टेड रहता है, वो जो मल्टीमीटर ही होता है शायद, मल्टीमीटर कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही लाइट फॉल कराओगे ना, तो मुश्किल से 3 या 4 सेकंड के बाद ना उसमें रीडिंग देनी शुरू कर देता है। वो ये दिखाता है कि हाँ बिजली दौड़ रही है, किसके कारण दौड़ रही है, तो लाइट फॉल कराने के कारण दौड़ रही है। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही तो पढ़े हो तुम लोग। अरे वहां पे भी तो कुछ ऐसी सी फिनोमिना थी, वहां इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाता था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है ये, वैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता था। वहां पे तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चर्चा करते थे कि पार्टिकल नेचर दिखाएगा कि वेव नेचर दिखाएगा, इसके लिए पढ़ा जाता था वो। वेल ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं ये एक्सपेरिमेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक ना। बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट देख के सही में, मैं पहली बार देखा था तो हमको बड़ी खुशी हुई थी कि साला अच्छा, अभी तक किताबों में पढ़े थे, ये तो सही में हो रहा है, मतलब मजेदार चीज है। तो वहीं पे आपको एच कैलकुलेट कराया जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट निकलवाया जाता है। तो याद रखिएगा 70% जो होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और 30% किसके कारण होता है, तो मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन के कारण। किसके कारण होता है, मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन के कारण। तो याद रखिएगा ये 2 चीजें, लिखवाने वाला काम है, इस वाले क्लास में बहुत ज्यादा समझाना नहीं है तुम लोगों को। अब इन दोनों का अलग अलग नाम है, ठीक ना, नाम मुझे देखना पड़ेगा, नमो नहीं याद है मुझे। हाँ, अगर हीट ट्रांसफर वाइब्रेशन के कारण होता है तो उसको फोनोनिक हीट ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर हीट ट्रांसफर जो हो रहा है
अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोनोनिक हीट ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, फोनोनिक हीट ट्रांसफर बोलते हैं। और अगर वो मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन के कारण हो रहा है तो उसको, अरे नहीं यार गलती बोल, अगर वाइब्रेशन के कारण हो रहा है तो फोनोनिक हीट ट्रांसफर, और अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक हीट ट्रांसफर। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉनिक हीट ट्रांसफर। तो ये तो बच्चों वाली चीज थी, इसको तुम लोग याद रखना। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कंडक्शन या फिर जो कंडक्टिविटी है, फिर जो भी तुम लोग पढ़ रहे हो यहाँ पे 3 प्रकार की चीजें पढ़े, तो कंडक्शन पहली बात क्या बताओगे कि जनरली किसके लिए ऑकर करता है, ये सॉलिड्स के लिए। दूसरी बात क्या बताओगे, इसमें हीट ट्रांसफर का कारण क्या है, तो 2 कारण हैं। एक कारण हम लोग इन जनरल बस बोलते हैं, कौन सा, ड्यू टू मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन। ये लैटिस वाइब्रेशन वर्ड क्या है, वाइब्रेशन तो समझ में आ रहा है, लैटिस वाइब्रेशन में जो लैटिस शब्द है इसका मतलब क्या हुआ है, सॉलिड स्टेट पढ़े हो सर? लैटिस मतलब होता है ना सर, लैटिस का मतलब ना 3D स्पेस में ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ इसी बेसिस पे ये बात सही बता रहे। सॉलिड स्टेट पढ़े थे तुम लोग, तो वहां पे तुम लोग को FCC BCC पढ़ाया गया होगा, याद है? वहीं पे तुम लोग को लैटिस के बारे में बताया गया होगा, अरेंजमेंट के बारे में ये ज्ञान देता है। अरे शांत रहे यार, उसके बारे में नहीं पढ़ना है मेरे को, मैं नहीं बताना है, ठीक ना? बहुत, अरे ठीक है, पता है केमिस्ट्री पढ़ाते हो तुम बे, शांत रहो बैठो। चेक्स पे तुम ही ना पढ़ा रहे हो, check.com पे। चलिए ठीक है, चलिए उससे नहीं लेना। अरे चेक्स पे तुम लोग भी पढ़ा, अच्छा खासा रुपया मिलता है बे, 25-25 हजार रुपये मिलते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करके देना रहता है। तुम हाँ अंग्रेजी है नहीं तगड़ी है यार मेरी, नहीं तो हम पढ़ा देते उस पर। चल छोड़ो, दूसरी बातें हो गई। इधर आते, यहाँ वापस आते, यहाँ क्लास में आइए वापस। क्या बता रहे थे हम कि हाँ, तो याद रखिएगा, कंडक्शन अगर कभी भी कोई पूछे तो सबसे पहला बात क्या बोलोगे कि जनरली किसमें ऑकर करता है, मेनली इट ऑकर्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स में और गैसेस में भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि यहाँ पे जो कारण, आखिर कारण कोई पूछेगा ना कि आखिर क्यों ही कंडक्ट कर रहा है, क्यों ही हीट ट्रांसफर हो रहा है, रीजन क्या है बिहाइंड दैट प्रोसेस, तो क्या बोलोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन। ये लैटिस वाइब्रेशन के कारण ही ना कुछ चीजें ऐसी है ना जो मेटल्स ना होते हुए भी बहुत अच्छा कंडक्ट करती हैं, जैसे एमॉर्फस सॉलिड्स का नाम सुना है? अरे 2 प्रकार का सॉलिड्स भी तुम लोग बांटे होंगे, याद है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो एमॉर्फस सॉलिड्स बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, उनका K का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, यही अरेंजमेंट के कारण। किसके कारण, अरेंजमेंट जितना। हाँ अरे वाइब्रेनियम कहाँ चर्चा कर रहा है, वाइब्रेनियम कोई एलिमेंट नहीं है गधे, ठीक ना? तो याद रखिएगा, शांत। तो याद रखिएगा 2 कारण ये दे दिए। तीसरा रीजन अगर कोई आपसे, तीसरा रीजन वैसे कोई पूछेगा नहीं। अगर मान लो यहाँ पे कोई तुमसे ये पूछ दिया कि ठीक है सॉलिड्स में तो सब कोई बताता है, आप कह रहे हैं कि लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी, तो लिक्विड्स में तो नहीं बता करके दिखाइए। तो लिक्विड्स में बस तभी ऑकर होता है, याद रखिएगा, जब इंटरेक्शन हो हायर टेम्परेचर वाले लिक्विड का किसके साथ, लोअर टेम्परेचर वाले लिक्विड्स के साथ। क्या हो, इंटरेक्शन हो किसका, हायर टेम्परेचर वाला लिक्विड किसके साथ इंटरेक्ट करे, लोअर टेम्परेचर वाले के साथ इंटरेक्ट करे, लिक्विड के साथ या फ्लूइड के साथ। फ्लूइड बोल दूं तो लिक्विड और गैसेस दोनों आ जाते हैं एक ही में। तो उस केस में हम लोगों को कंडक्शन दिखाई पड़ता है, बहुत क्षणिक होता है, बहुत छोटे समय के लिए होता है। उसके बाद टी बहुत ज्यादा है, समझा? हाँ बे, काहे नहीं दिखाई देगा, ये तो तुम लोग को विस्कोसिटी और ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम में यही तो पढ़ाए थे बे। ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी में यही तो चर्चा चली थी पूरी ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में। अबे दूसरी तरफ मत जाओ ना यार, यहाँ पे आओ, क्लास में रहो। मैं नहीं, होता क्या है, फ्लूइड्स के लिए एक अलग प्रकार का हमारे पास हीट ट्रांसफर अवेलेबल है, कन्वेक्शन को अभी सुबह क्या नाम दिया था, संवहन, ठीक ना? उसमें क्या होता है कन्वेक्शन वाले में, चलो शुरू किया तो बता, उस दिन वैसे मैं बता चुका हूं, वही मैंने तुम लोग को रीजन दिया था कि क्यों रेफ्रिजरेटर जब बनाया जाता है तो रेफ्रिजरेटर में आइस वाला क्यों ऊपर रखा जाता है, ठंडा करने वाला सिस्टम ऊपर क्यों लगाया जाता है, आया था उस दिन क्लास में, तब गधा कहीं का, इसीलिए तो पूछ रहा है। फ्लूइड्स के लिए एक अलग प्रकार का हम लोग
हीट ट्रांसफर बांट रखे हैं। जैसे सॉलिड्स के लिए यहाँ पे हम लोग कंडक्शन की चर्चा कर रहे हैं ना, ऐसे ही फ्लूइड्स के लिए यानी लिक्विड्स और गैसेस के लिए किसकी चर्चा करते हैं हम लोग, कन्वेक्शन में उनके हीट ट्रांसफर की चर्चा कर पाए। कन्वेक्शन जैसे कंडक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे तेजी आया, एक दूसरे से लड़ा तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ही रह गया, लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चली गई, हीट का ट्रांसफर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे हो गया। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल खुद ही एनर्जी लेकर के खुद ही उड़ता है, उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, समझा। जैसे कि तुम वहां पे डेंसिटी का खेल देखा जाता है, किसका खेल देखा जाता है कन्वेक्शन में, डेंसिटी का खेल। जैसे कि सब्जी जब ले आते हो तुम लोग, उसका मैंने रीजन बताया था कि क्यों ऊपर ही रखा जाता है, क्यों जो छज्जे के पास ही क्यों हमेशा झरोका बनाया जाता है। झरोका समझ रहा है ना, वेंटिलेशन के लिए जो एक छोटी सी एक खिड़की बनाई जाती है, हाँ मौका भी बोलते हैं, हाँ इधर मौका भी बोलते हैं उसको, ठीक ना। वेल नहीं यार, झरोका ही बोलते हैं वो, तो तुम यहाँ भी बना दोगे तो मौका हो जाएगा वो। चल इधर देख, ध्यान से सुनना। तो उसके पीछे एक कारण था, कन्वेक्शन का प्रॉपर्टी वहां पे लगता है। क्या होता है वहां पे, जब गैसेस गर्म होती है ना, या फिर जब फ्लूइड्स गर्म होते हैं तो वो ऊपर की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी घट जाती है, और ऊपर की तरफ भागते हैं ना। तो जब फ्रिज वाले में समझना क्या होता है, फ्रिज में आइस वाला हिस्सा ऊपर रहता है, तो जब तुम सब्जी रखते हो तो कंपेयर टू द सराउंडिंग क्या वो गर्म रहता है, तो उसमें से हीट क्या करेगी, ऊपर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स, जो गर्म हवा है ऊपर जाती है। जब वो गर्म हवा ऊपर जाती है ना, तो वही उसके तले से लग करके, आइस बनाने वाले तले से लग करके फिर ठंडी होकर के नीचे चली जाती है। याद कर, इसीलिए मैंने बताया था, इसलिए जब वर्लपूल का प्रचार आता है या फ्रिज का प्रचार आता है तो तुम लोगों को ऐसा ऐसा उसमें दिखाते हैं सब। घरवा जाके देखे थे उसी को, कन्वेक्शन करंट। हाँ बे कुछ अबे ओडो ध्यान से देख, ध्यान से देख, यहां से ऐसे ऊपर जाता है, फिर यहां से ऐसे नीचे की तरफ घुमा देते हैं लोग। अबे यार तुम बेकार का टॉपिक यहां शुरू करवा दिया है, ठीक ना। इसी को हम लोग कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। और असल जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। इसी के लिए याद करो, मैंने एक चीज और बताई थी कि क्या करना, तुम लोग पानी लेना, पानी को एक बर्नर पे रखना और तले पे KMnO4 रख देना, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक ना। जब गर्म करोगे पानी को तो पानी गर्म होगा तो उसकी डेंसिटी घटेगी, साथ ही साथ KMnO4 भी तो डिसॉल्व होना शुरू होगा उसके साथ। तो उसमें क्या होगा ना, जब पानी ठंडा होगा, जब पानी गर्म होगा आग लगाने का, तो वो ठंडा पानी ऊपर भागने की कोशिश करता है, स्लाइडिंग मोशन दिखाई पड़ता है। यहां पे वाइब्रेशनल मोशन दिखाई दे रहा है ना, फ्लूइड्स में स्लाइडिंग मोशन दिखाई देता है। कैसा मोशन दिखाई देता है, स्लाइडिंग। लेयर्स के बीच में क्या होती है, स्लाइडिंग होती है, समझा। तो उस मामले में क्या होता है, वो एकदम जब तुम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे ना, तो एकदम ऐसे ही कन्वेक्शन करंट ऐसे ही दिखाई भी देगा तुम लोग को। KMnO4 भी गर्म होगा, तो जो गर्म पानी का जो टोटल तले में जो पानी गर्म हो गई होगी वो ऊपर भागता है, निश्चित भागता है। एक्सपेरिमेंट इसीलिए कराया जाता है। जब वो ऊपर भागेगा तो KMnO4 भी तो पिघल गया होगा तब तक, तो उसके जो हिस्सा ऊपर भागता है ना, उसी के साथ साथ तुम्हारा KMnO4 भी ऊपर की तरफ भागता है। तो वो एकदम साफ साफ ऐसे ही ऐसे हम लोगों को दिखाई देता है। तो इसीलिए कन्वेक्शन करंट को ऐसे ही दर्शा दिया जाता है, ठीक। अब उसके बारे में चर्चा मत करना, कन्वेक्शन आगे का टॉपिक है गधे, तुम्हें तो आग लगाया है कन्वेक्शन के बारे में। अच्छा आप ध्यान से सुन, आप ध्यान से सुन, याद रखिए, अगर कोई कभी तुमसे पूछ दे कि लिक्विड्स में और गैसेस में बता दीजिए कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, तो क्या बोलोगे, होगा, लेकिन छोटे समय के लिए होगा। और कब होगा, जब हायर टेम्परेचर वाला फ्लूइड किसके साथ इंटरेक्ट करे, लोअर टेम्परेचर वाले फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करे, तब देखने को मिलता है। बहुत टकराव होता है जब दो मॉलिक्यूल्स, जैसे मान ले हायर वाला या हायर वाला नीचे है और ठंडा वाला ऊपर है, तो नीचे वाला ऊपर जाने की कोशिश करता है तो टक्कर तो होती है, ठीक ना। लेकिन चूंकि फ्लूइड है तो वहां पे एक प्रॉपर्टी लग जाती है, वही वाली विस्कोसिटी वाली, तो लेयर्स में चर्चा करने लगते हैं हम लोग वहां पे। तो बहुत छोटे समय के लिए दिखाई देता है, लेकिन देता है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे जब कंडक्टिविटी तुम लोग पढ़ो, जब कंडक्टेंस पढ़ो या फिर कंडक्टिविटी पढ़ो, तुम लोग दोनों अलग अलग चीजें होती है ना यार, ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्या होगा, एक टर्म डिफाइन की जाती है के, ठीक ना। के क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और यहाँ पे इसी के को हम लोगों को कैलकुलेट करना, जो कि अगले क्लास में करेंगे हम लोग। फोरियर का, जब फोरियर का फॉर्मूला लगा करके, फोरियर का लॉ लगा करके जब एक रिलेशन निकालोगे, वही वाला Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ d थीटा बाई dt,
ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना तो फिर लिखोगे ना Q बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू डी थीटा बाई डी टी विद अ नेगेटिव साइन। तो वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे K, उसी K को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये जो कोएफिशिएंट बोला जाता है, क्यों कोएफिशिएंट बोला जाता है ये याद रहेगा सभी को, पढ़ा चुका हूं मैं। क्यों उसको कोएफिशिएंट ही बोलते हैं, क्यों नहीं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं? क्योंकि मटेरियल टू मटेरियल के की वैल्यू बदलती है, इसीलिए उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के ना बोल करके कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोला जाता है। क्या बताता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के? तो वो ये बताता है कि आपका जो मटेरियल है, जिस भी मटेरियल के आप कंडक्टिविटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो के की वैल्यू के स्केल से हमको ये पता चलता है कि वो कितने आसानी से क्या कर देगा, हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह कर देगा। यानी कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, उतना ही कम समय लगेगा हीट को एक जगह से दूसरे जगह जाने में। यहीं पे तुम लोगों को रिलेट कराया जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस को और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। किसको? थर्मल रेजिस्टेंस को और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। बस सुनते चलो सुनते चलो, ठीक ना। यहीं पे एनोलॉजी, एनालॉगस समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? एनालॉगस याद है सभी को? लास्ट ईयर का मैंने पढ़ाया चुका है। एनालॉगस समझाया था तुम लोगों को, सास ससुर वाली कहानी। अरे यार, अच्छा सास से ससुर वाला बे, और क्या हिंदी में नहीं पता है एनालॉगस मेरे को। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अब यहीं पे हम लोग रिलेट कराते हैं किससे? ये हीट ट्रांसफर और करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक मस्त सा रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि जो काम यहां पे के का है, यही काम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिग्मा का होता है। याद आ रहा है? अरे वो जो काम यहां पे आर का है, यानी थर्मल रेजिस्टेंस का है, वो काम वहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का है। अरे बोलो यार। तो यहाँ पे एनालॉगस बताया जाता है। तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है उन लोग। हाँ, समानता बोल सकते हो, समानता, ठीक ना। उसके लिए वही सास ससुर वाला हम लोग एनालॉगस की कहानी गाते हैं। याद है सभी को? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, याद रखिएगा। घूम फिर करके इतना याद रखना। कहानियां सुनोगे अब तुम लोग? चलो कहानियां सुन लो। कहानियां मजा है यार, हमको सुनाने में मजा आता है, ठीक ना। मान ले, चल बांट ले हिस्से में। चल वैसे हम लोग इसको लीनियर मोशन और उससे समझने की कोशिश करते हैं, रोटेशनल मोशन से। तो लीनियर मोशन में याद रख, अरे इधर देख, शांत शांत शांत, याद करो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाए तो तुम लोगों को बताए थे कि जो काम मास बताता है लीनियर मोशन में कि कितना मुश्किल है किसी को चलाना, वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि कितना मुश्किल है किसी को नचाना। घुमाने में और नचाने में अंतर है। घुमाने का काम लौंडा लोग का, बॉयफ्रेंड का, नचाने का काम गर्लफ्रेंड लोग का, समझ रहे हो ना। तो घुमाने और नचाने में जमीन आसमान का फर्क है बे। तो नचाना घुमाना अलग बातें होती हैं, समझ रहे? तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, इधर की तरफ आ। अरे शांत 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 शांत। तो ध्यान से सुनो, लीनियर मोशन का मास और ये रोटेशनल मोशन का आई। तो तुम लोग बोलोगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका एनालॉगस है कौन? मास, ठीक ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेबल बनाते हैं। मान ले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर में, यहाँ पे थीटा होता है। तो इसको हम लोग सास ससुर वाली कहानी से ऐसे समझते हैं कि मान लो लीनियर मोशन तुम्हारा नैयर है, लेकिन लोग के लिए है ये, ठीक ना। तुम लोग में रिलेट करा सकता है। और रोटेशनल मोशन क्या है तुम लोगों का? ससुरारी है, ठीक ना भाई। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। रोटेशनल मोशन में इसलिए रखे क्योंकि नाचने वाला काम तुम लोग का यहीं पे हो। घर पे तो आराम से काम करते हो ना यार। जैसे ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी एक मम्मी है, वहां पे भी एक मम्मी है। जो काम यहाँ पे माँ का है वो काम वहां पे सास का है। लेकिन दोनों घरों में अलग, एक ही बॉडी के ऊपर अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे लेट हो जाए सो के उठने में तो मम्मी बहुत बोलेगी तो डांटेगी, डांटती भी नहीं, ऐसे उठा करके ऐसे उठ रहे करके उठा देगी तुम लोगों को, ठीक। अरे ऐसे उठा देगी मम्मी, ठीक ना। वहां पे जाओगे ना तो जब तक तुम लोग पतोहा हो तब तक सास कुछ, जैसे जिस दिन पड़ोहा बनोगे ना तुम लोग उस दिन सास क्या बोलेगी? अरे मलचिनिया सुतल बिया लड़का क्या बेर होता है, दरिद्रे घर से चली आई भैया, ऐसे बोलेगी।
तो ध्यान से देख, बॉडी एक ही है, अभी भी तुम ही लोग हो, लेकिन इस घर में अलग प्रकार का ट्रीटमेंट और इस घर में अलग प्रकार, लेकिन दोनों जाने का ओहदा सेम है। यानी मम्मी की एनालॉगस सासू माँ, बहन की एनालॉगस नंदी, अरे यार ननद। जैसे यहाँ पे तुम कुछ अगर काम गड़बड़ कर दो तो तुम्हारी बहन छिपा सकती है, ठीक ना, इधर उधर तुम लोग आपस में मामला खेल सकते हो, वहां पे जग जाहिर हो जाएगा बे, घी का डिब्बा गिर गया तुरंत हल्ला, ठीक ना। इसी वजह से ये होता है क्या कि मतलब जब लड़के नैहर में रहते हैं तो उनकी वाइफ होती है, और जब ससुराल में जाते हैं तो मतलब बहन की बात साला, ये तो कॉम्प्लेक्स कर दिया यार, चुप कर। अब इधर ध्यान से सुन, जो काम यहाँ पे सास माँ का वो काम यहाँ पे सास का, जो काम यहाँ पे बहन का वो काम यहाँ पे ननद का, जो काम यहाँ पे पापा का वो काम यहाँ पे ससुर का, जो काम यहाँ पे भैया का वो काम यहाँ पे हेलो 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 हेलो, चलो 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 शांत रह, अब लिखने वाला काम बस कर ले। लिखो, कंडक्शन में लिखिएगा इट इज, या फिर इट मेनली ऑकर्स, लिखो इट मेनली ऑकर्स, हाँ कंडक्शन में पहला पॉइंट, इट मेनली ऑकर्स, अबे पॉइंट वाइज लिखते चल ना, क्या दिक्कत है। इट मेनली ऑकर्स इन सॉलिड्स, in solids, it mainly occurs in solids, it mainly occurs in solids। दूसरा पॉइंट लिखेगा, the heat transfer is due to molecular lattice vibration, the heat transfer is due to molecular lattice vibration, the heat transfer is due to molecular lattice vibration। हो गया। तीसरा लिखिएगा, कंडक्शन इज अ माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, कंडक्शन इज अ माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, कंडक्शन इज अ माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। 14 पॉइंट लिखिएगा, दोज मटेरियल्स, मोबाइल देगी, दोज मटेरियल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर दोज मटेरियल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोज मटेरियल्स विच आर गुड, कितना भारी है यार इसका मोबाइल है, विच आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोज मटेरियल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी will also be a good conductor of heat, will also be a good conductor of heat, will also be a good conductor of heat। हो गया। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, पैरा चेंज करके एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखना, थर्मल कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच, thermal conduction is a process in which heat is transmitted from, thermal conduction is a process in which heat is transmitted from one part of the body to the another part, heat is transmitted from one part of the body to the another part, heat is transmitted from one part of the body to the another form, sorry, one part of the body to the another part of the body ना यार, from one part of the body to the another part of the body through molecular collision
through the molecular collision without any actual movement of matter, without any actual appreciable, दोनों लिख ले, without any actual appreciable flow या फिर movement of molecules, without any actual and appreciable flow of matter या molecules, हो गया? हो गया? एक स्टार पॉइंट बना करके लिखते जाइए. व्हेन अ मेटालिक रॉड इज हीटेड, नहीं सिर्फ पॉइंट वाइज लिखते जाओ. व्हेन अ मेटालिक रॉड इज हीटेड, इस साल एमसीक्यू में पूछा था ये क्वेश्चन, इसलिए लिख लो उसको, पॉइंट में लिख लो. व्हेन अ मेटालिक रॉड इज हीटेड, देन द मॉलिक्यूल्स एट द हाई एंड, देन द मॉलिक्यूल्स एट द हाई एंड. ऑप्शन में था तुम लोगों के कि ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा, लोअर एम्पलीट्यूड होगा, कि ज्यादा एनर्जी के साथ, ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेंगे, या फिर उनका VRMS ज्यादा होगा. क्वेश्चन ये है, पूछा गया था कि ध्यान से सुनिए, वो अगर आप किसी एक मेटालिक रॉड के किसी एक एंड को गर्म कर रहे हैं, तो वो एंड जो कि गर्म हो रहा है उसका ऑप्शन था कि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां के मॉलिक्यूल्स का. दूसरा ऑप्शन था एम्पलीट्यूड कम होगा. तीसरा ऑप्शन था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. और चौथा ऑप्शन था कि VRMS ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स का. पहला, तीसरा, चौथा, तीनों ऑप्शन सही हैं. अबे एक बात बताओ, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा ये तो निश्चित है. एक बात बता, काइनेटिक एनर्जी भी तो ज्यादा होगी, तभी तो वाइब्रेट कर रहा है. वो वाइब्रेट कर रहा है ना. अबे वाइब्रेट कर रहा है, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो वाइब्रेट कर रहा है. और अरे कदावा, तो याद करो 3/2 kBT इज इक्वल टू हाफ ऑफ mVRMS का स्क्वायर, जहां पे हाफ ऑफ mVRMS का स्क्वायर क्या हुआ करता था? एवरेज काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी. भुला गया क्या? अरे बोलो. तब एक बात बताओ, अगर T ज्यादा है उस एंड पे, या फिर उससे निकालो ना V इज इक्वल टू √3RT/m वाले से, जहां पे m मॉलिक्यूलर मास हुआ करता है. अरे बोलो यार, अगर T ज्यादा है तो V ज्यादा. अरे बोलो यार, अगर V ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा. तो ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा और चौथा तीनों सही है. तो इसको सीधे पॉइंट में लिखना कि देन द एट द हॉट एंड विल हैव हायर, हॉट एंड हाई एंड क्या होगा बे? या फिर हाई टेम्परेचर एंड कर दो. और क्या, हॉट एंड ज्यादा सुंदर लग रहा है ना. तो ज्यादा हॉट है जो वाला, उसके पास एम्पलीट्यूड भी ज्यादा. Then the molecules at the hot end will have higher amplitude, thus greater higher amplitude and higher average kinetic energy, हाँ, thus have greater VRMS, thus will have greater VRMS, ठीक ना. और एक बात बताओ, जो एंड गर्म है, जो एंड हॉट है, क्या उसी का V ज्यादा है? उसके बगल वाले के पास कम है. टक्कर खाएगा, कोलिजन होगा तो क्या मोमेंटम का ट्रांसफर होगा? अरे बोलो यार. तो उसी के कारण धीरे धीरे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो आगे सारे के सारे मॉलिक्यूल धीरे धीरे जो हीट एनर्जी है हॉट एंड से लोअर एंड की तरफ बढ़ जाएगी. इसको लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है ना. फोटो बना लीजिए और लिख लीजिएगा 70% किसके कारण होता है, 30% किसके कारण होता है. ठीक ना. जब अगर वाइब्रेशन के कारण होता है तो उसको फोनोनिक हीट ट्रांसफर बोलते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है तो इलेक्ट्रॉनिक हीट ट्रांसफर बोलते हैं. इतनी बातें लिख लीजिए. नहीं, हम अब उसमें हम क्या लिखवाएं यार, फोटो बन गया ना. कब है? बस खत्म, यही लिखवाना था. कल आओ तो डेरिवेशन कराना है.